चलो फिर आज हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैं ये क्लास में रिवाइज नहीं करवाऊंगी, ठीक है? जो ओके अभी मैम। होगा वहीं से शुरू होगा, तो इट्स बेटर टू पे अटेंशन। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने बताए थे पैसिव एंड एक्टिव। कौन कौन से होते हैं पैसिव एलिमेंट एंड एक्टिव एलिमेंट्स? बताओ। एक सर्किट में क्या क्या होता है? सर्किट में देयर इज अ वायर, देयर इज अ बैटरी एंड पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। व्हाट आर पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स? मैम नहीं पता। भूल गए? मैम नहीं पता, बताया ही नहीं पता? किशन, क्लास में हमने डिस्कस किया था ना ये। सबसे पहली क्लास में मैंने पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स बताए थे कि एक सर्किट इन्हीं से बनता है, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं विच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट, which supply electric energy to the circuit. For example, cell, battery, ठीक है? एंड पैसिव एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? which consumes or stores electric energy. उनको हम पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमारा सर्किट शुरू हो जाएगा। तो सर्किट में जो जो चीजें हम यूज होती हैं पहले उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, देन हम सर्किट पे जाएंगे, ठीक है? तो पैसिव एलिमेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी है? ये तो पता होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर? करंट को एब्जॉर्ब करता है या रोकता है, कैसे? करंट को क्या करता है? फ्लो करने से रोकता है। कैपेसिटर क्या करता है? उसको पुश करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज इन करंट को रोकती है। रजिस्टर करंट को रोकता है, कैपेसिटर करंट को फ्लो करने से रोकता है और उसको स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है? इंडक्टर क्या करता है? इट डू नॉट लेट चेंज द करंट। ये चेंज इन करंट को रोकता है, ठीक है? मतलब ये एक स्टेडी स्टेट इसको करंट चाहिए होता है, इंडक्टर। सो दीज आर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब हम इनको ऐड करते हैं सर्किट में। कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करता है, ठीक है? ऐसे ही एक सर्किट बनता है। ओके, नाउ करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट? करंट की डेफिनेशन तो पता होगी, जो भी सुनी है अभी तक बता दो। मैम चार्ज का फ्लो करना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। डिवाइड बाय टाइम। करंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज, or can I say flow of electrons? है ना? यस मैम। Okay, so when do current flow in a circuit? मतलब ऐसी क्या कंडीशन होती है जब करंट फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference, yes. If there is a potential difference, then current flow. अगर मान लो एक टैंक है आपके पास, ठीक है? और ये टैंक पूरा पानी का भरा हुआ है और ये हाइट पे है, h हाइट पे, एंड दिस इज फुल। तो जितनी ज्यादा ये हाइट होगी, आपने मान लो यहाँ पर कोई होल किया, ठीक है? यहाँ से पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। जितनी ज्यादा ये हाइट होगी और जितना ज्यादा इसमें अपर लेवल पे जो पानी होगा, यहाँ पर फ्लो उतना ही ज्यादा होगा पानी का।
और जैसे जैसे क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर जो डिफरेंस है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड टू द टॉप लेवल इज मैक्सिमम, जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम ये डिफरेंस, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो, सॉरी वाटर फ्लो करेगा आउट ऑफ द टैंक, ठीक है। और जैसे जैसे पानी कम होता गया, ये प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली करंट भी ऐसे बिहेव करता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही ज्यादा फ्लो करता है, उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, करंट की क्वांटिटी भी कम होती जाती है। समझ में आया इसका लॉजिक? मोर पोटेंशियल डिफरेंस, more is the value of current. स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना अभी तक? गाइस यस और नो? नो मैम। ठीक है, चलते हुए दिख रहा है ना मेरा पेन? So definition of current is rate of flow of charge. I can be written as dq by dt. And what is dq by dt? This is differentiation with respect to time, ठीक है, कि टाइम के साथ करंट कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज नॉन एज, सॉरी, टाइम के साथ चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज नॉन एज करंट, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. नंबर वन इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं देखूं कि इस टाइम पर कितनी वैल्यू है करंट की, राइट। और एवरेज करंट में ओवरऑल टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब एक मैंने टाइम लिमिट ले लिया लाइक 0 to 5 सेकेंड, तो 0 to 5 सेकेंड अगर मैं टोटल करंट देख रही हूँ दैट इज एवरेज करंट. और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एट थर्ड सेकेंड हाउ मच वाज द करंट, सो इट मींस इट इज इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, सो इंस्टेंटेनियस करंट इज dq by dt and average current is delta q by delta t, ठीक है. Now current can be in three possible cases. मतलब ये तीन फॉर्म में हो सकता है. नंबर वन, if current is constant, अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है देन चार्ज क्या होगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है. सो हियर डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी. दैट विल बी द चार्ज व्हेन करंट इज कांस्टेंट. अब करंट भी क्या हो सकता है, करंट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है. तो उस केस में चार्ज क्या होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट इज इफ करंट इज कांस्टेंट देन delta q is equal to I delta t. Number two, if current is function of time, if current is function of time, then delta q can be written as I dt ti to tf. अगर करंट, अब यहाँ पर देखो करंट ऐसे है आई टी ऐसे गिवन है, इट मींस ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है. और अगर ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो मैं क्या करूंगी, जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है कि करंट फ्लो करना कब शुरू किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कब ये बंद हुआ, तो उस टाइम लिमिट के दौरान मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी. तो ऐसे इस केस में हम चार्ज फाइंड आउट ऐसे करेंगे, ठीक है. ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे आपको करंट अलग अलग फॉर्म में गिवन होगा और वहां पे आपको ये ट्रिक्स यूज करके चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है. तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सो दिस इज इट्स डेफिनेशन. नंबर थ्री, इफ करंट वर्सेस टाइम graph is given,
अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, this is I, this is T. Then area under the curve. Area under the curve will give charge. ठीक है? So these are the representation of the current with respect to time in different cases. Okay? Now, current कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ, इज करंट स्केलर और वेक्टर? बोलो भाई। अरे क्लास में हो कि नहीं हो? वेक्टर है मेरे हिसाब से। वेक्टर? श्योर वेक्टर? यस मैम। हाँ मैम। गौरव? अरे है क्या ये क्वांटिटी? ये बताओ, वेक्टर है कि स्केलर है? भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन करंट तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है। तो हम क्या लेंगे इसमें? yes, it is depending on magnitude and direction both, but current is a scalar quantity. अच्छा एक बात बताओ, किसी प्रॉपर्टी को वेक्टर, किसी क्वांटिटी को वेक्टर प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए होती है? मतलब अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऐसे क्या क्या रूल्स है जो वो फॉलो करना चाहिए वेक्टर के लिए? वेक्टर आपने पढ़ा होगा ना 11th में, क्या होता है? वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पढ़ा है कि नहीं? याद है कि नहीं ये वाली चीजें? याद है कि नहीं है? बता दो, नहीं पता है तो मैं बता दूंगी अभी। नहीं बताओगे ना? ट्रायंगल लो क्या होता है? अगर दो वेक्टर मेरे किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर आपके ऐसे हैं ए एंड बी, एक मिनट एक मिनट, if this is a vector A and this is a vector B, ठीक है, दो वेक्टर ऐसे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा ये A प्लस बी। और ये तब एप्लीकेबल है जब एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल आपस में कॉन्टिन्यूशन में हो। ठीक है, दिस इज ओरिजिन ओ, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर इसी के, ये इसका हेड है तो इसकी टेल इससे अटैच्ड है। ठीक है, देन इट्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, इसका हेड बी के हेड से मिल रहा होगा। ठीक है, देन दिस विल फॉलो ट्राइंगल लो। अगर ऐसे होगा कि टेल टू टेल है लाइक दिस, इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एडिशन अभी भी होगा लेकिन अब कौन से लॉ से होगा? पैरेललोग्राम लॉ से होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर इस पोजीशन में है तो उनका रिजल्टेंट होगा उसका डायगोनल। ठीक है, तो इनका ये डायगोनल है, वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा, और ये एक पैरेललोग्राम बनाता है। ठीक है, लाइक दिस, this is vector A and this is vector B. I can write it like that. तो वेक्टर एडिशन के मेरे पास दो तरीके होते हैं, ट्राइंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो। ठीक है, तो इनकी कंडीशन समझ में आ गई, कब ट्राइंगल लो लगाते हैं, कब पैरेललोग्राम लो लगाते हैं। यस और नो?
अरे बच्चों रिएक्ट तो करो यार। क्लास में हो कि नहीं हो? है ना? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ ना तो बोल दो। हाँ या मैम। मुझे पता है तुम लोग ना पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग बस ऐसे ही ऑन करके कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। आई एम श्योर। एम आई राइट? नो यस मैम। मैम, यस मैम, आई नो दैट। बट कोई बात नहीं, ठीक है, जो पढ़ रहा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा बहुत अच्छी बात है। So current is a scalar quantity because it does not follow any triangle law and parallelogram law. अब एक वायर है, करंट तो एक वायर में फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। अब करंट, मान लो एक और वायर है, हम वायर से वायर कनेक्ट करते रहते हैं ना, मतलब जो भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो हमारे बल्ब या फैन, इन तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो डायरेक्ट ये थोड़े ना हॉर्स पावर से कनेक्टेड होते हैं, वहां से वायर्स कनेक्टेड होती है, फिर अलग वायर कनेक्शन होता है। तो ऐसे जो करंट है वो ये वाली चीजें फ्लो नहीं करता, क्योंकि करंट के बीच में चाहे कैसा भी एंगल हो, और यहाँ पर ए और बी वेक्टर के बीच एक एंगल है, इधर भी एंगल है, लेकिन करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होता। इट ऑलवेज मूव्स इन द स्ट्रेट डायरेक्शन एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज a scalar quantity. Now, how much kind of current are here? करंट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ करंट टू। टू। नंबर वन, एसी। number one is alternating, and number two is direct. इन दोनों में क्या फर्क होता है किशन? अल्टरनेट करंट में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जो डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें एक बार फ्रीक्वेंसी हाई होने के बाद चेंज नहीं होती। कौन बोल रहा है? और भी कोई बोल रहा है क्या? गौरव कुछ बोला? ओके, सो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि चेंज हो रहा है। सो करंट इज, this is I, this is T, it is changing its polarity with respect to time. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पोलैरिटीज चेंज होती है, ठीक है। बट इन डायरेक्ट करंट पोलैरिटीज चेंज नहीं होती एंड एम्पलीट्यूड इज फिक्स्ड। इसमें एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. So its amplitude, we can see that it is fixed till now. So polarity is same and it can be represent like this by a straight line. So this is I and this is T. So alternating current and direct current. अब मुझे ये बताओ, alternating current को direct current में हम क्या change कर सकते हैं, और which current is storable or which is not? मैंने शायद डीसी करंट स्टोर हो गया ना। डीसी करंट होता है, क्यों? ऑल्टरनेटिंग क्यों नहीं होता? पोलैरिटी चेंज होती रहती है तो वो फिर निकल जाएगा, मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी हाई होती है फिर लो हो जाती हाँ, एंड विच इज मोर पावरफुल, डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग? है। मैम पावरफुल किस वे में? पावरफुल किस वे में? लाइक विच विल गिव यू शॉक, जबरदस्त वाला शॉक? मैम एसी में रहता। एसी? हाँ, डीसी तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, उसका तो मेरे को पता नहीं। अच्छा, आपके पास जैसे टॉर्च है, आपके पास जो वॉच घड़ी होती है, जो डिजिटल क्लॉक आती है, ठीक है, या फिर यू कैन से फैन है, मतलब जो चार्ज हो जाता है, ठीक है।
तो जो भी चार्जेबल चीजें हैं जिनको हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उन सब में कैसा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि सही बोला ऑल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो जो भी स्टोर्ड करंट होता है दैट इज डायरेक्ट करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट कीप्स चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, सो वी कैन नॉट स्टोर इट, क्योंकि इसको वेरी करते रहना है टाइम के साथ, तो इसको स्टोर नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी फिक्स रहती है, उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड देयर इज ए AC dynamo, we can see that AC dynamo ये एक मोटर होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, ठीक है। एंड मोर पावरफुल करंट इज डायरेक्ट करंट। अगर ये स्टोर्ड करंट आपको शॉक देगा तो ये बहुत जबरदस्त वाला शॉक देगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में तो मान लो घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे 220 वोल्ट होती है ना, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, हल्का फुल्का लग जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम खत्म ही हो जाए अल्टरनेटिंग करंट से। मतलब डायरेक्ट करंट अगर देगा आपको या फिर देगा, हाँ जी, मैम हो सकते हैं, वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए बस। किसमें? AC करंट हाँ, वो उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट है वो उसके शॉक देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में नहीं है इतना। अब मान लो अगर फ्रिज है, कूलर है, ये क्या करते हैं, ये ज्यादा कंजप्शन करते हैं ना करंट का, क्योंकि हैवी अप्लायंसेस है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो इनमें क्या होता है कि इनमें करंट कंजम्पशन, वोल्टेज कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो अगर ये शॉक देंगे तो हमें लग जाएगा, मतलब इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या है कि ये ऑलरेडी इतना मतलब हाई एम्पलीट्यूड पे होते हैं, इनका एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता, जैसे अप्लायंसेस के हिसाब से अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि किसी में कम कंजम्पशन है, छोटे अप्लायंसेस में कम होती है, बड़े अप्लायंसेस में ज्यादा हो जाती है, तो अल्टरनेटिंग करंट कम चांसेस होते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट ने स्टोर कर लिया है और वो सेम एम्पलीट्यूड पे है और वो सेम वोल्टेज पे है, तो अगर, और वो डिपेंड करता है उसकी बैटरी पे कि वो बैटरी कितना वोल्टेज, कितना उसको बेयर कर सकती है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो वो खुद ही जल जाएगी, ठीक है। तो जितनी कैपेसिटी तक उसने किया हुआ है स्टोरेज, और अगर वो हमको लगता है तो वो बहुत पावरफुल होगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट। ओके, yes or no? And this DC current always flow in one direction, so write it some properties. Number 1, DC के लिए DC it flows in one direction only in a circuit. And magnitude of the direct current is fixed, ठीक है। And DC AC current, it keeps changing its polarity with respect to time. Number 2, its magnitude may or may not be fixed, ठीक है। This was about current. Now we will study that theory of flow of current. In the solid conductor, कि एक सॉलिड कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, करंट तो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना,
व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मैं देखूं तो हीट भी, अगर मैं किसी मेटल को या किसी भी चीज को जो कंडक्टर है, अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीट करती हूँ, मतलब अगर मैं किसी को थर्मल एनर्जी देती हूँ मेटल को, तो भी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे मूव करते हैं ना, तो फिर उसमें करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? और लेकिन एक मेटल जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ, तब उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? वही, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में फ्लो नहीं करते ना, वो आपस में टकरा के एनर्जी लॉस कर देते हैं। अच्छा, और कोई रीजन? नो मैम। No? Okay. So you are very right. Actually, every metal have their thermal kinetic energy. ठीक है, खुद के पास भी होती है, और रूम टेम्परेचर पे भी लाइक 23, रूम टेम्परेचर कितना हो, 23 डिग्री होता है ना, 23 डिग्री सेल्सियस। तो 23 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर कोई भी मेटल है, उसके पास खुद की थर्मल एनर्जी भी है, इट मीन्स देयर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इन द मोशन। और अगर मैं और थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाती हूँ, तो इट मीन्स उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन दे आर इन द रैंडम डायरेक्शन, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वो ऐसे आर्बिट्रेरी मोशन में होंगे, कोई इधर जा रहा है, 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 मतलब कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? दैट विल बी जीरो। लेकिन अगर मैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करती हूँ, देन flow of electrons will be like this. So its resultant is not zero and it will produce current then. Okay? तो एक बात बताओ कि अगर थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर कितनी होती है, एंड देयर स्पीड, मतलब ये घूम तो तब भी रहे हैं, चल तो तब भी रहे हैं, तो एट रूम टेम्परेचर स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है रैंडमली इन ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, बट स्टिल करंट इज नॉट देयर बिकॉज देयर इज ए they are in arbitrary motion and they are cancelling each out, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, so that's why there is no current, but if we are applying electrical energy, it means there is a flow of current. And what is the direction of current, Kishan? मैम वैसे डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है, बट अगर हम अपने जो हम सर्किट में काउंट करते हैं वो उसके अपोजिट से करते हैं, मतलब पोटेंशियल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट शो करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मैम जिस समय ये मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय इसको ऐसे ही लेट कर लिया गया था, तो हम इसको इसी नाम से जानते हैं, तो इसको इसी से काउंट करते हैं। तो उसके बाद जैसे आगे मतलब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो करंट होता है उसको तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में शो करते हैं, बस जो ट्रांजिशनल करंट होता है उसको ऐसे ही शो करते हैं। अच्छा, हाँ, so the thing is initially electrons were not identified। जिस टाइम पर ये सब हो रहा था, करंट को जब फाइंड आउट किया गया था, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट नहीं किया गया था। देयर वाज सम प्रॉपर्टीज व्हिच वर फुलफिलिंग दिस करंट सिचुएशन, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अपने हिसाब से दे दिया था कि करंट विल फ्लो फ्रॉम विच डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, और बाद में पता चला था कि जो एक्चुअली ये करंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये और कुछ नहीं बट फ्लो ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, लेकिन उससे पहले काफी टाइम पहले हमने करंट की डायरेक्शन क्या थी, फिक्स कर दी थी, और बाकी सारी चीजें फर्दर इसी पे बेस्ड हो रही थी। ठीक है, और वो सही भी जा रही थी। तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट ने यही बोला कि अब हम इसकी कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से डायरेक्शन क्या है चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फिक्स हो गई थी उसको फिक्स ही रखा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as current, but flow of electrons is the not the same direction of the current flowing. ठीक है, so it is its logic, मतलब बेसिकली कोई ऐसा खास लॉजिक भी नहीं है, बस ये है कि जो पहले जो बात हुई थी
उसको अपनी वो करने के लिए, फिक्स रखने के लिए और अपनी चीजों को आसान रखने के लिए उन्होंने यही किया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन दे दी, विच इज द थिंग इज दैट current will flow in the opposite direction of the electrons. If electrons are flowing in this direction, then current will be in opposite direction, that will be I. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो I and E are in the same direction. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसमें कुछ खास मतलब ऐसा है नहीं लॉजिकल, बट दिस इज कन्वेंशनल, राइट? ओके किशन, यस मैम. ठीक है. अब एक सर्किट बनाते हैं लाइक दिस P. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो यहां से क्या मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है. एंड current will be in this direction because it is in opposite direction of the electrons, and electric field also will be in this direction. ठीक है, अब देखो, अब कंडक्टर में जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उस एरिया में कुछ हो रहा है. आई मीन देयर इज ए सम पार्ट ऑफ इट, जो वायर है उस वायर का मैं कुछ पार्ट ले लेती हूँ. ठीक है, suppose this is a small part of the wire, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकली होगा ना, उसको जूम करके देखेंगे तो दिस विल बी लाइक दैट. तो इसमें क्या अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, उनके बीच में कॉलिजन कैसे होता है, कितने टाइम में कॉलिजन होता है, क्या वेलोसिटी से चलते हैं, कितना फोर्स लगता है, और फाइनली इस पोर्शन का करंट कितना आता है. ठीक है, देन वी विल स्टडी. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देती हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि यहीं से तो बात शुरू होती है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम करंट के बारे में जानेंगे. ठीक है, देन एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर. ठीक है, ऑफ दिस सरफेस. नंबर 4, एरिया जानने के बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नंबर 5, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टॉ. ठीक है, देन करंट डेंसिटी, उसके बाद टर्म आती है कंडक्टिविटी, उसके बाद आती है मोबिलिटी, देन कंडक्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो इतने छोटे से पार्ट से हमें इतनी सारी क्वांटिटीज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि एक सीक्वेंस में है. सबसे पहले हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज का होता है? जो फ्री होंगे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंथ को कवर कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं, वो हम देखेंगे. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ, तो वो हमें क्या बताएगा? करंट बताएगा. ओके, देन वो किस इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो किस वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं, और उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं किशन? ओनली वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे? ओनली वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? नहीं पता. नहीं पता? ओके, देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, बट E is in this direction.
तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स अब एक दूसरे से कोलाइड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे हैव टू ड्रैग देमसेल्व्स। तो वो जितना फोर्स लगा रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में in the opposite direction of electric field, so they are drifting themselves. That's why it is known as drift velocity of the electrons. Drift का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, right? तो वो अपने आप को इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट खींच रहे हैं, so that is known as drift velocity. और जब वो चल रहे हैं मतलब still they are having some kind of quantity, particular quantity होती है, और मैं उस एक बार दोबारा क्वांटिटी पूछता हूँ। बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ पर, क्या जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तब की बात मैंने कर तो रहे हैं। पोटेंशियल से तो वायर में पोटेंशियल क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा जनरेट हो जाता है हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जनरेट होगा, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिक फील्ड ना। यस मैम। देन इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे जनरेट होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा। वो तो चार्ज के अराउंड होता है ना, किसके अराउंड, चार्ज के अराउंड। चार्ज के अराउंड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के अराउंड ही तो होता है। हाँ बट यहाँ पर मैंने एक सर्किट जो ये देख रहे हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ, और अब मैंने यहाँ पर एक पोर्शन ले लिया है, उसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके वहां पे जो जो टर्म्स होंगी मैं उनको डिफाइन कर रही हूँ। सो जो ये वाला पार्ट लिया है मैंने, वो इसका स्मॉल पार्ट है, ये वाला, ये एक Okay, एरिया है, इसको मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज है, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही अपने आप को पुल कर रहे हैं, सो दे हैव टू ड्रिफ्ट देमसेल्फ एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ दे आर मूविंग, so if they are moving they will collide with each other, ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हुए चल रहे हैं। मतलब सपोज अगर आप मेट्रो से बाहर निकले हो, मान लो ऐसे जंक्शन पे हो, फॉर एग्जांपल कश्मीरी गेट, फॉर एग्जांपल राजीव चौक, ठीक है, ये बिगर जंक्शन है, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो मेट्रो में आपको चढ़ना है लेकिन कुछ लोग उतर भी रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करते हो, कोलाइड करते हो, ठीक है, आप सडनली तो मेट्रो में नहीं चढ़ पाते हो, तो जो उतरने वाले लोग हैं वो इतने ज्यादा होंगे कि कई बार आप क्या करोगे कि उनके साथ पीछे की तरफ पुश भी हो जाओगे, आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा कि आप अपनी जगह बना के आगे की तरफ जा सको। तो अगर मेट्रो से उतरने वाले लोग इतने ज्यादा हुए कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए उनके साथ पीछे भी चले जाओगे, और जब वहां से भीड़ छट जाएगी तब आप आगे बढ़ोगे। सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, करंट इधर, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट इतना पड़ रहा है कि एक बार को वो पीछे जा रहे हैं, मतलब फिर वो अपने आप को ड्रिफ्ट करके आगे आ रहे हैं, और उस भीड़ में वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वहां पर कॉलिजन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और कॉलिजन में वो अपनी एनर्जी को भी लूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी है। हर अगर मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, और वो क्या करेंगे, कॉलिजन होने के साथ साथ फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच का जो, हर एक कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है, मान लो वो एक बार टकराया, फिर वो दूसरे से टकराने के बीच का जो टाइम है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और टो, उसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस थिंग इज नोन एज टो, ठीक है, समझ में आ गई, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई। यस। मतलब ये थ्योरी है, इस पे आगे डेफिनेशंस तो मतलब न्यूमेरिकल डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये तो बहुत कुछ है, बट मैं पहले इसका एक फिल्म बना के बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। देन रिलैक्सेशन टाइम,
and with relaxation time they will move with the drift velocity and finally they will reach to the terminal. अब इस एरिया में करंट डेंसिटी कितनी, अब करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, सारी चीजें हैं मेरे पास। अब हम यहाँ पर करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो उस एरिया के लिए हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। देन देयर इज अ मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, बेसिकली मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं इन जनरल, क्या मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या है कि वो उनके पास चलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि वो कितना चल सकते हैं, मतलब कितना मूवेबल है इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भी एक टर्म है, वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम कितनी रेजिस्टिविटी इसमें क्रिएट हुई, इस एरिया में कितनी उनको प्रॉब्लम हुई आगे बढ़ने में, उस टर्म को वो क्या डिफाइन करेगा, रेजिस्टिविटी करेगा। और रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। सो दिस वाज द होल सिनेरियो, फ्लो ऑफ द करंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन ए सॉलिड कंडक्टर। ओके, ओके या नॉट ओके, ओके मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। हेलो दृष्टि, दृष्टि ज्वाइन करके चली गई है। दृष्टि लेट क्यों आए हो आप? सो this is now we will find current due to the charge। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द चार्ज होता है और रोटेशनल मोशन ऑफ द चार्ज होता है, ठीक है। दोनों की वजह से फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। रोटेशनल में कैसा हो जाएगा, ट्रांसलेशन में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे होंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन रोटेशनल में वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर करंट कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू ट्रांसलेशन नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है। अभी आप समझ लो सिर्फ। सो this is area A and electrons are flowing in this direction, electric field is in this direction, I is equal to in this direction, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ Vd is what, drift velocity। Vd is drift velocity here, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, in presence of electric field free electrons experience an electric force। ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और Q यहाँ पर क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस E, सो F कैन बी रिटन एज माइनस E इंटू ई। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और फोर्स को मैं और क्या लिख सकती हूँ, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक्सलरेशन क्या आ जाएगा, F is equal to minus E into E, and F is equal to mass into acceleration. So I can write minus E into E is equal to mass into acceleration, and acceleration can be written as minus E by M. E is electric field here, M is mass of the electrons, and E is the small e is the charge of the electron. ठीक है। So with this acceleration, electrons are moving in the opposite direction of the electric field. ठीक है। अब यहाँ से एक्सलरेशन है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू dp by dt हम लिख सकते हैं। dp by dt होता है ना F, so F can be written as, और P क्या है यहाँ पर, linear momentum, that is mass into velocity. So F can be written as mass into velocity divided by time t, ठीक है। So V is equal to can be written here as a drift velocity, T is the relaxation time tau. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करती हूँ तो वहां पर टर्मिनोलॉजी मेरे पास वेलोसिटी के लिए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम के लिए है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सो F कैन बी रिटन एज m v d tau and F is here E into E, ठीक है। सो m v d tau and vd from here is equal to drift velocity from here is equal to E into E tau divided by m. This is the formula for the drift velocity. समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया, यस और नो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आया? अरे बच्चों बता दो। देखो कुछ नहीं किया मैंने, फोर्सेस को इक्वेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज नोन एज क्यू ई, क्यू इज द इलेक्ट्रॉन्स हियर, सो आई हैव रिटन एज माइनस ई इंटू ई, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। अब फोर्स का मुझे काइनेमेटिक्स से एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज मास इंटू एक्सलरेशन। दोनों फोर्सेस को मैंने कर दिया इक्वेट, वहां से मुझे मिला एक्सलरेशन दैट इज माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाई एम। It means electrons are moving with this acceleration. Now force can be written as dp by dt, because second law, what is second law saying of the Newton law, that force is directly proportional to the rate of change of momentum, ठीक है। p is momentum here, mv, तो मैंने यहाँ पर f is equal to m into v divide by t पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास v और t के लिए अलग टर्म्स है, v is known as drift velocity, t is known as relaxation time. सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया v by vd एंड t by tau, ठीक है। सो f इज इक्वल टू m इंटू vd डिवाइड बाई tau। अब f क्या था मेरा, e इंटू e, क्यू ई, तो इसके इक्वल मैंने रखा, तो यहाँ से vd की मेरे पास वैल्यू आ गई, फॉर्मूला आ गया e tau इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू tau डिवाइड बाई m, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं इन पे, इस पे जो इम्पोर्टेंट, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है कंपटीशन में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर vd, एंड vd इज द in order of 10 raised to power 4 meter per second. So drift velocity is very less in comparison to the velocity of the electrons at the room temperature, जो कितना था 10 raised to power 5 meter per second. This was plus and this is minus. तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है ना, 10 raised to power -4। अच्छे कंडक्शन के लिए मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, बताओ। अच्छे कंडक्शन के लिए ऑफ द करंट, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुड बी हाई और लो। बताओ किशन। अरे कहाँ गए बच्चों,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुड बी वेरी लो, बिकॉज जितनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा ये मूव कर पाएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा ये मूव कर पाएंगे, तो वहां पर करंट की वैल्यू और अच्छी होगी, मतलब करंट इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करेंगे। ओके, सो यहां पर देखो, now electrons are moving with the speed or velocity, that is drift velocity, that is v into d. So in this area, what is the length of this area? First of all, find out what is the length of this area. So from kinematics, we know that x is equal to vt. X is equal to vt, or velocity can be written as distance upon time, and distance can be written as velocity into time. So L is equal to vt dot t, delta t, ठीक है, ये है कि vd is the drift velocity here and delta t is time. So this is the length of this conductor. Now suppose n number of electrons are moving in this area. So n is the number of free electrons and volume of this area will be, solid conductor है तो इसका volume क्या हो जाएगा, volume is area into length. So A into V D dot delta T. So this is volume. अब हम ये find out करेंगे कि इस volume में कितने free electrons हैं, क्योंकि number of free electrons will give you current ना. So number of free electrons in this portion are n into volume, ठीक है. So n into volume कितना था, A V D delta T. Okay, so all these electrons are crossing free electrons are crossing the area in the time delta t, ठीक है. एंड देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस एरिया में, टोटल चार्ज इज q, ठीक है, एंड q कैन बी रिटन एज n into e. So q can be written as n into a v d delta t. So this was the total charge in the solid conductor in that particular area A. Now we know that I is equal to what, dq by dt. So we will divide by this q by t. So it will be like na a v d into delta t divided by t. So it will cancel out. I is equal to n e a v d, ठीक है. Q is equal to n e था, so n into e, ये इसका चार्ज हो गया. So I can be written as, from here I is equal to n e a into v t. This is relation between current and drift velocity. Okay, now what is current density? Current density is represented as J, and J is equal to, this is known as current per unit area. Current flowing per unit area. So J is equal to I divided by A. Okay, and I
J can be written as NEAVD divided by A. So A can be cancelled out. So it is NEVD. So J can be written as N into E into VD. This is the formula for current density. Now, current due to rotatory motion. अरे तुम लोग हो कि नहीं हो, या मैं ऐसे ही पागल हूँ पढ़ाई जा रही हूँ किसी को? यही है मैम। तो हाँ ना, कुछ भी नहीं, मतलब क्या सो गए हो क्या क्लास चला के? नो मैम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ डाउट तो पूछो। आ रहा है मैम। आ गया? गौरव तुमको भी आ गया? दृष्टि? ठीक है। रोटेटरी मोशन में कैसे करेंगे फिर? ट्रांसलेशन का तो समझ आ गया, रोटेटरी मोशन में क्या होगा? चार्ज मेरा एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v एंड दिस इज रेडियस r, ठीक है। अब मान लो ये एक पॉइंट है A, इसको अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको क्रॉस करके फुल रोटेशन करेगा, ठीक है, फुल रोटेशन करेगा तो दैट विल बी नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में ये कितनी बार इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, दैट विल बी नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। सो जैसे I इज इक्वल टू Q बाई T था, तो 1/T कैन बी रिटन एज F। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T होता है ना। अगर रोटेटरी है तो I कैन बी रिटन एज QF। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? F इज फ्रीक्वेंसी हियर। बताओ, लिख सकते हैं ना? नाउ इन सर्कुलर मोशन T can be written as 2 pi r by v। 2 pi r क्या है इसकी? v is equal to what? Distance upon time। डिस्टेंस क्या है इसकी? मतलब इसकी circumference होगी। Circumference of the circle is the distance covered by this charge in one rotation. So that is 2 pi r with velocity v and in the time t, ठीक है। So this is its velocity. So time can be written as here 2 pi r by v, करेक्ट है ना? अब ये एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। सो v कैन बी रिटन एज, एंगुलर वेलोसिटी में अगर पढ़ा हो आपने 11th क्लास में, देन v कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो v कैन बी रिटन एज हियर v इज इक्वल टू ओमेगा r। अब यहाँ पर आप ये चीज रख दो, I कैन बी रिटन एज q बाई t। So I is equal to Q into V upon 2 pi R। लिख सकती हूँ ना मैं? ये 1/T को रख दिया मैंने V by 2 pi R। So Q into V can be written as omega R divided by 2 pi R। R से R cancel out, so I is equal to Q omega upon 2 pi। This is the current due to the rotational motion of the charge। आई समझ में? Q ओमेगा बाय 2 पाई, दिस इज द चार्ज। ओके, इसमें कोई डाउट है कि मैम कैसे क्या हुआ? एक बार पूछ लो अगर फिर भी डाउट है तो। नो मैम, नो डाउट। क्लियर है ना? ये तो सिंपल चीज है। ओके, नाउ इट कम्स मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू। इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड of drift velocity। Mobility is magnitude of drift velocity per unit electric field। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इज नोन एज मोबिलिटी। सो म्यू कैन बी रिटन एज VD डिवाइड बाय E।
Number 2 formula, very important. And here VD can be written as mu E. बाकी जो भी आपको चेंजेस करने हो आई की टर्म में या कैसे भी टर्म में, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आई को लिखूं म्यू की टर्म में तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। एंड जे क्या होता है, आई बाई ए, सो जे वाज एन ई वी डी, क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। सो जे को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, जे इज इक्वल टू एन ई यू ई। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया करंट डेंसिटी का, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, वो याद करके आप इनको फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स तो और भी आसान हो जाएंगे करने, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है? अरे हाँ कि ना गधो, बोल तो दो यार। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। और बाकी लोगों से पूछो अपने दोस्तों से कि क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, वैसे मैं ये नोट्स की भी कर दूंगी जो अभी पढ़ाया है यहाँ पे, और जो अपने नोट्स है उसकी भी कर दूंगी, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।